भाइयों नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के उप निदेशक मनीष सिंह जी और आज उनसे बात करेंगे ग्लोबल टाइगर्स डे पे। डेफो साहब, ग्लोबल टाइगर्स डे क्या है और क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। ग्लोबल टाइगर डे 2010 से मनाया जाता है और इस दिन को हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि पूरे विश्व में बाघों की संख्या कम हो रही थी। तो उस संख्या को नियंत्रित करने के लिए तथा अगले 10 वर्ष में बाघों की संख्या डबल करने के उद्देश्य से 2010 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग हुई थी सभी कंट्रीज़ की, 13 कंट्रीज़ की, जहाँ पे कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी थी। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की इस समय कितनी संख्या है और बाघों के निगरानी और जो मॉनिटरिंग है, उनकी वंश वृद्धि जो हो रही है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने टाइगर रिजर्व 2014 में बना था, उसके बाद से काफ़ी प्रगति करी है कई क्षेत्रों में, जिसमें बाघों की संख्या बढ़ाने के क्षेत्र में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ऐसा टाइगर रिजर्व भारत का पहला है जहां पे इसको TX2 अवार्ड जो कि 2010 में निर्धारित किया गया था वो मिला था। और वर्तमान में अगर संख्या की बात करें तो 2022 की जो गणना हुई थी उसके हिसाब से 72 बाघ हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं बाघों के प्रबंधन की, तो बाघों के प्रबंधन में हम लोग कई प्रकार के प्रबंधन करते हैं, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है पर्यावरण प्रबंधन, जिसमें ग्रासलैंड मैनेजमेंट यानी घास के मैदानों का प्रबंधन होता है। जल संसाधन जो हमारे हैं उनका प्रचुरता और मतलब एक 2x2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक स्रोत की उपलब्धता। इसके साथ साथ फायर मैनेजमेंट होता है। साथ ही साथ निगरानी के लिए हम लोगों ने कई प्रकार की गश्त होती है, जिसमें पैदल गश्त, साइकिल गश्त, मोटरसाइकिल से गश्त होती है, 4 व्हीलर से गश्त होती है। और जंगल के अंदर हम लोगों ने रिमोट कैमराज भी लगा रखे हैं जिनको PTZ कैमरा बोलते हैं, जिसकी लाइव जो है स्क्रीनिंग यहाँ के कंट्रोल रूम में होती है। तो बाघों की सुरक्षा को लेकर पीलीभीत टाइगर रिजर्व बिल्कुल सतर्क है और हम अन्य एजेंसियाँ जैसे हमारी पुलिस विभाग हो गया, सशस्त्र सीमा बल हो गया, इसी के साथ IB हो गया, इनके साथ भी हम लोग जो है समन्वय स्थापित करते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कई बार देखा जाता है कि बाघों को शिकारियों से नुकसान होता है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी काम करते हैं, शिकारी सक्रिय हो जाते हैं। चूंकि अपने टाइगर रिजर्व की सीमा एक तरफ उत्तराखंड के जंगल से और दूसरी तरफ दुधवा नेशनल पार्क से और एक अंतर्राष्ट्रीय जो वार्डर है नेपाल वार्डर, तो उनकी शुक्ला फांटा सेंचुरी से भी जुड़ती है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय शिकारी जो हैं, अंतर्राज्यीय शिकारी हैं, उनसे बाघों को बचाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं अपने यहाँ? देखिए, जो भी हमने आपको बताया कई प्रकार की हम लोग सतर्कता ऑलरेडी बरतते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वहाँ पे हमारे काउंटर पार्ट्स के साथ में लगातार बैठकें होती हैं। नेपाल के साथ में प्रत्येक 6 माह में और उत्तराखंड के साथ में प्रत्येक 3 माह में हम लोग बैठक करते हैं। साथ ही साथ SSB के साथ भी बैठक करते हैं जो कि सीमा पर है। और उत्तराखंड विभाग के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ भी लगातार हम लोग जो है सूचना का आदान प्रदान के साथ साथ नियमित गश्त करते रहते हैं। इसके साथ ही जो हमारी एजेंसीज हैं जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, इनके साथ भी हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं ताकि अगर कोई शिकारी गिरोह सक्रिय हैं तो उनके संबंध में हमको एडवांस में सूचना मिल सके और उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर सकें। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में शिकारी पकड़े गए हों या उनके पास से कुछ टाइगर के कुछ अंग वगैरह कुछ इस तरीके से बरामद किए हों अभी पिछले 1 साल में, तो उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टाइगर रिजर्व बनने के बाद 2014 के बाद चूंकि नया नया टाइगर रिजर्व बना था, तो 2016-17 के आसपास में कुछ शिकारी पकड़े गए थे जिनके पास से बाघों की हड्डियां बरामद हुई थी। उसके बाद से लगातार हम लोगों ने सतर्कता बरती है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है और तकनीक का सहायता भी लिया है। तो इसके फलस्वरूप जो है बाघों के शिकार पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगा है, कंट्रोल है, और पिछले करीब 7-8 साल से पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ का कोई शिकार प्रकाश में नहीं आया है। कई बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की मृत्यु कुछ बीमारी से होती है। अपने यहाँ रेस्क्यू सेंटर अभी अपूर्ण पड़ा है, तो उस दिशा में क्या किस तरीके से बाघों का उपचार करते हैं जब कोई बाघ बीमार होता है या कोई घायल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से एक्शन लिया जाता है? ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हमारे पास एक स्थानीय डॉक्टर हैं, डॉक्टर दक्ष गंगवार, जो कि काफ़ी मतलब इनकी कॉम्पिटेंसी काफ़ी हाई है। तो जब भी कोई एनिमल ऐसा मिलता है जो कि बीमार होता है या घायल होता है तो स्थानीय स्तर पर उसका उपचार किया जाता है। और यदि उनके द्वारा ये हम लोगों को सलाह दी जाती है कि बाघ का ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता है तो उसको हम लोग लखनऊ चिड़ियाघर या कानपुर चिड़ियाघर भेजते हैं, जहाँ पर अच्छे रेस्क्यू सेंटर बने हुए हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी एक रेस्क्यू सेंटर निर्माणाधीन है जो कि इस माह में पूरा हो जाएगा और पूरी उम्मीद है कि अगले महीने से उसको हम लोग संचालित कर पाएंगे। डीएफओ साहब, देखा गया है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में टूरिज्म भी तेजी से बढ़ रहा है। पीलीभीत लोग आते हैं तो उनका पहली उनकी उम्मीद रहती है टाइगर को देखना। कई बार ऐसे वीडियो भी आते हैं कि लोग बाघ को घेरते हैं, कुछ अपने जिप्सी वाले, कुछ सफारी गाड़ियों वाले या कुछ गाइड इस तरीके से गलत व्यवहार करते हैं।
तो उस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है और क्या इससे बाघों का विचरण प्रभावित होता है, क्या कहना है आपका? टाइगर रिजर्व बनने के बाद से अगर प्रत्येक वर्ष देखें तो पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है और इस वर्ष भी करीब 60,000 के आसपास पर्यटक पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने आए थे। ये बात सही है कि बाघों जैसे पर्यटक की संख्या बढ़ी है तो जंगल के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है, जिसके फलस्वरूप कभी कभार ऐसा होता है कि कई बार बाघ को जो है पर्यटक घेर लेते हैं या सफारी गाड़ियां हैं वो दोनों तरफ से घेर लेती हैं। तो उसको लेकर के हम लोगों ने लगातार निगरानी रखते हैं। जो गाड़ियां ऐसे कार्यों में संलिप्त होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। कई बार उनको एब्सेंट करते हैं अन्य सफारी से, उनके खिलाफ जो है हम लोग जुर्माना भी लगाते हैं। साथ ही साथ एक स्टाफ भी हमारा जो है स्पेशली जो वीकेंड्स होते हैं जब भीड़ ज़्यादा होती है तो पूरे एरिया में गश्त करता रहता है ताकि इस प्रकार की कोई परिस्थिति उत्पन्न ना हो। बाघ कैसा प्राणी है, उसका व्यवहार कैसा रहता है? लोग अगर जंगल में किसी को मिल जाता है तो कई बार होता है कि बाघ अचानक हमला नहीं करता जबकि उसे हिंसक माना जाता है, तो उसके स्वभाव के बारे में भी हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। देखिए, बाघ एक बहुत ही शक्तिशाली वन्यजीव है और साथ ही साथ बहुत ही शर्मिला वन्यजीव है। बाघ जंगल में जो है कभी भी बिना वजह के हमला नहीं करता है और विशेष रूप से कभी जो हमले मानवों पर होते भी हैं वो एक्सीडेंटल होते हैं। बाघ की जो फूड चेन है यानी ये जो उनका मेन्यू है फूड का, उसमें मनुष्य नहीं आता है। तो कभी भी अगर टाइगर जो है मनुष्य पे हमला अगर करता है तो वो या तो एक्सीडेंटल होता है या बाघ के अंदर कोई कमी है, जैसे कि या तो बूढ़ा हो गया है या वो बीमार है या वो जो है उसके कैनाइन दांत या उसके नाखून कुछ टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से वो सामान्य शिकार का जो है शिकार करने में सक्षम नहीं है। तो बाघ को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां भी हैं कि बाघ से लोग डरते हैं और बाघ जो है हमला कर देता है, तो ये सभी भ्रांतियां गलत हैं। बाघ अत्यंत सीधा और शर्मिला जीव है और अपने पर्यावास में छुप कर रहता है और जब कभी भी उसको भूख लगती है तभी शिकार करता है। ये जरूर है कि जब कभी आप बाघ देखें या बाघ का आमना सामना हो तो उसको छेड़े नहीं और उचित दूरी बना करके रखें ताकि जो है किसी प्रकार की जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो। बहुत अच्छा। अभी आप सुन रहे थे प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह जी से बात कर रहे थे और अब मैं जानना चाहता हूं, हमारे साथ हैं वन्य जीव प्रेमी डॉक्टर अमिताभ अग्निहोत्री जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अधिक होती हैं। इससे कई बार स्थानीय लोगों को भी नुकसान होता है और बाघों को भी नुकसान होता है, तो इस पर क्या सुझाव देंगे आप? क्या कहना चाहेंगे बाघों को सुरक्षित रखने के लिए? धन्यवाद सतीश जी। जहाँ तक पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष की बात है, कुछ प्रयास टाइगर रिजर्व प्रशासन ने किए हैं। पहला प्रयास बाघ मित्रों को सक्रिय किया गया और बाघ मित्र वन विभाग और ग्रामीणों के बीच सेतु के रूप में काम करते हैं। तो उनके सक्रिय होने से उन्होंने ग्रामीणों को बाघों से हमलों से बचाने के संबंध में कुछ जागरूकता कार्यक्रम चलाए। इसके अलावा एक नई पहल शुरू की है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, बाघ एक्सप्रेस। तो बाघ एक्सप्रेस जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व से प्रभावित बिल्कुल लगे हुए सीमा से 72 गांव हैं, उन सभी गांवों में अब तक ये अभियान चला चुकी है। इसके अतिरिक्त और भी जंगल से जुड़े हुए जो इलाके हैं उन इलाकों में भी ये बाघ एक्सप्रेस जा रही है और जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। बाघ एक्सप्रेस की क्या गतिविधियां हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। बाघ एक्सप्रेस एक वाहन है, इसमें मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए किए गए उपायों की जानकारी दी जाती है, जागरूकता अभियान चलाया जाता है और उनको एक फिल्म दिखाकर कैसे हम अपना बचाव करें वन्य जीवों से, ये उनको जागरूक किया जाता है। और इसके बड़े अच्छे परिणाम निकले हैं कि इस सत्र में जब गन्ना होता था, गन्ना कटाई शुरू होती थी, तो मानव वन्यजीव संघर्ष की कई घटनाएं होती थी, लेकिन सौभाग्य से इस एक्सप्रेस के और बाघ मित्रों के सक्रिय होने से इस बार ये संघर्ष की घटनाएं नहीं हुई, न्यूनतम स्थिति में आई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तारिक कुरैशी जी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व की आप रिपोर्टिंग करते हैं बहुत दिन से, कई दशक हो गए हैं आपको इससे जुड़े हुए, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ किस तरह की आबो हवा है, बाघों की वंश वृद्धि बढ़ रही है, कैसा महसूस करते हैं आप इस बारे में, क्या कहेंगे? शुक्रिया सतीश जी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का हैबिटेट बहुत अच्छा है बाघों के लिए और यहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक और स्थानीय समुदायों के सहयोग पर आधारित एक एकीकृत रणनीति की आवश्यकता है। बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों के सिकुड़ने से जानवर रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं, जिसे रोकने के लिए हैबिटेट एंड कॉरिडोर मैनेजमेंट, जानवरों के पारंपरिक आवाजाही के रास्तों को कानूनी रूप से सुरक्षित करना चाहिए ताकि वे बस्ती में ना भटकें। जंगलों के अंदर भोजन और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में है
और आधुनिक तकनीक पर जोर देना चाहिए। जैसे सेंसर तकनीक आ गई है, इसके तहत AI संचालित कैमरे, थर्मल इमेजर, भूकंपीय सेंसर, किसी हिंसक जानवर के जंगल से बाहर निकलने पर आसपास के ग्रामीणों को SMS या सायरन के माध्यम से सूचित करने की भी प्रणाली आ गई है, जिसे लागू करना चाहिए। GPS ट्रैकिंग, हाथियों या बाघों जैसे बड़े और संवेदनशील जानवरों को रेडियो या GPS कॉलर पहनाकर उनकी गतिविधियों पर लाइव नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा सोलर फेंसिंग, बायो फेंसिंग, क्विक रिस्पांस टीम, पुलिस और वन विभाग का समन्वय, डिजिटल पोर्टल आदि के माध्यम से इसे रोका जा सकता है। बहुत अच्छी बातें बताई भाई तारिक कुरैशी जी ने। अब मैं DFO साहब से भी एक सवाल लेना चाहूँगा अंत में कि जो चीज़ें अभी तारिक कुरैशी जी ने बताई हैं, अपने यहाँ उनमें से क्या क्या चीज़ें लागू हैं, इस पर ज़रा प्रकाश डालिए थोड़ा। देखिए, जैसे पूर्व में हमने बताया था कि पर्यावरण प्रबंधन हमारा एक प्रमुख रणनीति है टाइगर्स को या हम बोलें बाकी जानवरों को जंगल के प्रबंधन में। तो उसमें पर्यावरण प्रबंधन में ग्रासलैंड मैनेजमेंट पीलीभीत टाइगर्स का बहुत ही अच्छा है। करीब 8% एरिया, टोटल एरिया का हमारा घास के मैदान है और बड़े बड़े मैदान हैं, जिसमें आपके चीतल हैं, आपके जो हॉक डियर हैं जिनको पाढ़ा बोलते हैं, बारहसिंगा हैं, ये भारी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ जंगली सूअर और नीलगाय भी कभी कभी दिखते हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से आहार है टाइगर्स का। इसके अलावा पानी का हम बता चुके आपको कि प्रत्येक 2 बाय 2 वर्ग किलोमीटर की ग्रिड में हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि टाइगर्स के लिए पानी का एक स्रोत रहे, और जो कि NTCA द्वारा जो है निर्धारित प्रोटोकॉल भी है। साथ ही साथ गर्मी के महीने में आग लगती है, तो आग को लेकर के भी हम लोग पूरी तरीके से सतर्क रहते हैं। और अगर हम बात करें इस सत्र की और पिछले सत्र की, तो इस सत्र में तो करीब बिल्कुल आग नहीं लगी है, और पिछले साल भी 1-2 घटनाएं थी जिनको हम लोगों ने नियंत्रित कर लिया था। जैसा कि तारिक साहब ने बताया कि जो पर्यावरण प्रबंधन है उसमें हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, तो हम लोग जो है लाइव स्ट्रीमिंग होती है जो जंगल में मुख्य रूप से हमारे ग्रासलैंड्स हैं या वाटर बॉडीज़ है, या विशेष रूप से जो ऐसे एरियाज हैं जो एक्सेसिबल नहीं है जैसे लग्गा बग्गा, तो वहाँ पे हम लोगों ने PTZ कैमरे लगा रखे हैं जो 24 आवर्स हमारे सक्रिय रहते हैं, और एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जिससे उनकी निगरानी की जाती है। साथ ही साथ हम लोगों ने इसके साथ जो कैमरा ट्रैप विधि है, तो उसको न केवल टाइगर की गणना के लिए बल्कि ऐसे सीज़न जबकि हम लोगों का मूवमेंट कम होता है जंगल में, जैसे विशेष रूप से बरसात का सीज़न होता है या ठंड का सीज़न होता है, अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग में, तो हम लोग कैमरा ट्रैप स्थापित करके रखते हैं। एनाइडर्स को भी हम लोग उपयोग करते हैं। जब कभी जंगल से बाहर जानवर निकलता है तो एनाइडर्स एक ऐसी तकनीक है जो कि जानवर जब उसके सामने से निकलता है तो बहुत तेज़ से प्रकाश और साउंड करती है, जिससे कि जानवर अपने क्षेत्र में वापस चला जाए। उसके साथ ही साथ थर्मल ड्रोन है, नॉर्मल ड्रोन है, इन सब का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है एक बेहतर मानव वन्य प्रबंधन भी कर सकें और टाइगर है या बाकी जो जानवर हैं उनको जंगल में उनका जो है आहार और साथ ही साथ पर्यावास दे सकें। देखो साहब, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो बाघों के संरक्षण में, मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने में बाघ मित्र जो यहाँ कार्यरत हैं, अपने यहाँ ही इसको सबसे पहले बनाया गया था। यहाँ पे इनको उनकी घोषणा की गई थी और प्रधानमंत्री जी ने उसका उल्लेख किया था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का भी उल्लेख किया था। तो उनकी गतिविधियाँ किस तरीके से रहती हैं, क्या कार्य करते हैं बाघ मित्र बाघों के संरक्षण में? देखिए, बाघ मित्र कार्यक्रम सबसे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 2019 में शुरू किया गया था, और यहाँ से शुरू करके ये न केवल उत्तर प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में बल्कि भारत के अन्य क्षेत्रों में फैला है। और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत हमारे जो स्थानीय निवासी हैं उनको वॉलंटरी बेसिस पे हम लोग जो है इनवाइट करते हैं कि वो जो भी बाघ मित्र के रूप में कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। एक बार उनका जब इच्छा पत्र हमको मिल जाता है उसके बाद उनको हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि बाघ या जो अन्य जीव हैं, वन्य जीव हैं जो जंगल से बाहर आते हैं, उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइंस, जैसे कि पंजों की पहचान हो गई है, उनके मल की पहचान हो गई है, उनकी अगर कहीं पे पेड़ों पे अगर वो अपने पंजे खुरचते हैं उसकी पहचान हो गई, तो ये तो हो गए इनडायरेक्ट साइन। इसके साथ ही साथ भी अगर कोई जानवर सामने दिख जाता है तो बाघ है, तेंदुआ है या कौन सा जानवर है, तो पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ उनको एक किट दी जाती है जिसका उपयोग वो अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं जब वो पेट्रोलिंग या फिर अपने जंगल के काम से बाहर निकलते हैं। एक बार ये प्रशिक्षण देने के उपरांत जो है उनको ये भी बताया जाता है कि आप जब अपने गांव में जाएंगे तो बाघ या अन्य वन्य जीव हैं अगर वो जंगल से बाहर निकलते हैं या उनके मानव आबादी में आते हैं तो उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है। तो ये प्रशिक्षण जो उनको दिया जाता है तो जागरूक करने के लिए। अब मुख्य रूप से देखें तो एक हमारा सेतु है समुदाय और जंगल के बीच में, और जब कभी कोई वन्यजीव जंगल से बाहर निकलता है तो सबसे पहले बाघ मित्र हमको सूचना देते हैं। तो उसका फ़ायदा वन विभाग को ये मिला है कि सही पहचान जानवर की और सही लोकेशन, तो उससे हम लोग को क्या हेल्प मिली है कि हम लोग का रिस्पांस टाइम बहुत कम हो गया है और सही स्ट्रेटजी के साथ आते हैं। कई बार होता था कि तेंदुआ निकला बाघ बता दिया, बाघ निकला तेंदुआ बता दिया, तो हम लोग जो तैयारी होती थी वो शायद डिस्टर्ब होती थी, लेकिन अभी बिल्कुल सटीक तैयारी के साथ में आते हैं और मिनिमम टाइम में हम लोग जो है अब टाइगर्स को या लेपर्ड को या अन्य कोई वन्यजीव होता है उसको रेस्क्यू करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद डीएफओ साहब। अभी आप सुन रहे थे ग्लोबल टाइगर्स डे पर बातचीत, जिसमें हमारे साथ प्रतिभागी थे पीलीभीत टाइगर रिजर्व के उप निदेशक मनीष सिंह, वन्य जीव प्रेमी डॉक्टर अमिताभ अग्निहोत्री और वरिष्ठ पत्रकार तारिक कुरैशी जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।